नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में हम लेकर आए हैं बाल विकास का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो बाल विकास हर टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये एक नोट्स हैं जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक्स को मिलाकर बनाए गए हैं। तो आप बेफिक्र होकर इनको अच्छे से पढ़िए और इन्हीं नोट्स से आपके क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाल विकास कहते किसे हैं। ये गर्भकाल से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है। ये हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने बाल विकास का बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है। इन्होंने कहा है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक के मध्य तक का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि बाल विकास में किस अवस्था से किस अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो आंसर होगा गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। जेम्स ड्रेवर ने कहा है बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक विकासशील मानव का अध्ययन किया जाता है। तो क्रोन क्रो ने माना है गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक के समय को, और जेम्स ड्रेवर ने कहा है जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन बाल विकास है। अब देखते हैं बाल विकास का इतिहास किस प्रकार है। सबसे पहले रूसो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इमाइल। इसमें रूसो ने बच्चों की शिक्षा का अध्ययन किया। काल्पनिक शिष्य का नाम भी इमाइल है। इसके बाद बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति है पेस्टोलॉजी। सबसे पहले अध्ययन इन्होंने शुरू किया 1774 में। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में हुई 1893 में और स्टेनले हॉल ने इसको शुरू किया। तो ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रूसो पर हमने बात की, इनकी पुस्तक का नाम है इमाइल। इनने इसमें बच्चों का शिक्षा का अध्ययन किया और उनके काल्पनिक शिष्य का नाम भी इमाइल है। वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति है पेस्टोलॉजी। 1774 में उन्होंने बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत की। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत अमेरिका में 1893 में स्टेनले हॉल से हुई। स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन समिति और बाल कल्याण संगठन की स्थापना की और पेडालॉजिकल सेमिनार नामक पत्रिका में बाल विकास का अध्ययन किया। तो ये इम्पॉर्टेंट नोट है। इसके बाद बात करते हैं प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1887 में हुई। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र था विलियम हिली का शिकागो में 1909 में इसकी स्थापना हुई। तो ये दोनों फैक्ट हमें याद रखने हैं। पहला बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुई और पहला बाल निर्देशन केंद्र था शिकागो में। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 से शुरू हुई। अब बात करते हैं बाल विकास के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यह है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक विकास और मनोगत्यात्मक विकास। अब बात करते हैं अभिवृद्धि किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं अभिवृद्धि क्या है। शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि है, जिनको मापा जा सके, जिसकी गणना की जा सके, परिमाण किया जा सके, वह है अभिवृद्धि। और विकास है शरीर मन में होने वाला सभी प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन विकास है। मुनरो ने कहा है परिवर्तन श्रृंखला कि वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है वो विकास कहलाता है। तो मुनरो ने विकास को परिवर्तन श्रृंखला कहा है जिसमें बालक भ्रूण से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। अब बात करते हैं अभिवृद्धि और विकास में मुख्यतः क्या अंतर है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अभिवृद्धि निश्चित समय तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि सीमित पक्ष को दर्शाती है, ये शारीरिक विकास तक सीमित है, जबकि विकास व्यापक और सभी प्रकार के परिवर्तनों को अपने अंदर समेटे हुए है। और अभिवृद्धि बाह्य होती है, इसको बाहर से देखा जा सकता है, और विकास आंतरिक है, इसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये अभिवृद्धि और विकास के मुख्य रूप से अंतर हैं। अब देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सतत विकास का सिद्धांत। सतत अर्थात जो हमेशा चलता रहे। विकास कभी धीमा तो कभी तेज लेकिन निरंतर चलता रहता है। दूसरा है विकास की गति में भिन्नता।
तो किशोर और शैशव अवस्था में तेज होता है और बाल्यावस्था में विकास धीमा हो जाता है, जैसा कि हम देखते ही हैं। तीसरा है अंगों की गति में भिन्नता का सिद्धांत। इसका अर्थ है सिर का विकास सबसे पहले होता है और उसके बाद में हाथ और पैरों का बाद में होता है। तो हमने एक नवजात शिशु में देखा है कि जो उसके सर का विकास होता है वो सबसे पहले शुरू होता है, क्योंकि जो मस्तिष्क है वो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वो ही पूरे शरीर को संचालन में सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें दिशा बताई गई है कि ये सिर से पैर की तरफ होता है। इसे कहते हैं मस्तकाधोमुखी विकास, यानी कि मस्तक से लेके पैरों तक की ओर। उसके बाद है केंद्र से परिधि की ओर, मतलब कि सबसे पहले आंतरिक अंगों का विकास होता है, उसके बाद वो परिधि की तरफ आता है। जैसे कि पहले पाचन तंत्र का विकास समझ सकते हैं और उसके बाद हाथों की उंगलियों का विकास, उनकी कुशलता को बाद में उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो विकास है वो पहले केंद्र में होता है फिर परिधि की तरफ आता है। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसका अर्थ है मनुष्य कहीं भी जन्म ले उसका प्रतिमान एक ही रहेगा, सिर से पैर। तो चाहे वह भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, लेकिन जो विकास का सिद्धांत है वो एक प्रकार का ही रहेगा, वो जाति मनुष्य ही रहेगी। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की क्रियाओं का सिद्धांत। तो सबसे पहले सामान्यकरण होता है, उसके बाद विशिष्टीकरण की तरफ विकास आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। इसका अर्थ है पहले संपूर्ण अंग को उठाता है, फिर उसके भागों को और अंत में दोनों में संतुलन स्थापित करता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। इसके बाद वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसका अर्थ है बाल विकास वंशानुक्रम मतलब आनुवांशिक और जो वातावरण है उन दोनों के प्रतिफल का स्वरूप है, मतलब उन दोनों की जो क्रिया है अंतःक्रिया वो बालक के स्वभाव को बनाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। किसी का विकास धीमा तो किसी का तेज होता है, ये भिन्नता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है अधिगम परिपक्वता का सिद्धांत। इसका अर्थ है विकास अधिगम व परिपक्वता को प्रभावित होता है और करता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंधितता का सिद्धांत। इसका अर्थ है सभी पहलू आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम की परिभाषा जेम्स ड्रेवर देते हैं और वे कहते हैं वंशानुक्रम माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। ये परिभाषा कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है। इन्होंने प्रक्रिया बताई, मातृकोश से 23 गुण और पितृकोश से 23 गुण, इस प्रकार मिलाकर 46 गुण होते हैं। सामान्य बालक के ये 46 गुण होते हैं। नेक्स्ट है टर्मन सिंड्रोम ने 45 गुण बोले हैं और डाउन सिंड्रोम ने 47 बोले हैं। इसके बाद आनुवांशिकता का वाहक जीन्स होते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम का पहला नियम है बीज कोश का निरंतरता का नियम। इसके प्रतिपादक है विजमैन। तो बीज कोश और विजमैन दोनों को रिलेट हम करके इसको याद रख सकते हैं। इसका अनुसार बीज कोश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होते। नेक्स्ट है समानता का नियम। समानता शब्द को रिलेट किया जा सकता है सोरेनसन से। समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता वैसी ही संतान होती है, ये कहलाता है समानता का नियम। और नेक्स्ट है विभिन्नता का नियम। इसके प्रतिपादक हैं डार्विन और लेमार्क। डार्विन ने जैववाद का सिद्धांत भी दिया है। इन्होंने माना कि कुछ गुणों में संतान माता पिता से भिन्न होती है। नेक्स्ट है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम कहता है माता पिता और बालक के गुणों में विपरीत होना, उनके गुणों में विपरीत गुणों का पाया जाना प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसके विरोधी है लैमार्क, क्योंकि लैमार्क ने विभिन्नता का नियम दिया। प्रत्यागमन का नियम कहता है विपरीत गुणों का पाया जाना, जबकि अर्जित गुणों का संक्रमण का नियम कहता है लैमार्क ने ऐसा माना है माता पिता द्वारा जीवन काल में अर्जित गुणों का स्थानांतरण आने वाली पीढ़ियों में हो सकता है। तो ये अर्जित गुण हैं, माता पिता के द्वारा जो गुण अर्जित किए जाते हैं वो उनकी संतान में आना, ये अर्जित गुणों का नियम कहलाता है। इसके विरोधी हैं लैमार्क। नेक्स्ट है वर्ण संकरता का नियम। इसके प्रतिपादक है मेंडल।
चेकोस्लोवाकिया के ये थे। मेंडल के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं हमेशा अपने मौलिक स्वरूप की ओर अग्रसर होते हैं। इन्होंने मटर पे प्रयोग किया था, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये था वर्ण संकरता का नियम, इसके प्रतिपादक थे मेंडल। नेक्स्ट है वंशानुक्रम के प्रभाव। तो शारीरिक, मानसिक, व्यावसायिक, सामाजिक और चरित्र और महानता पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वातावरण। वंशानुक्रम पे हमने बात कर ली, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं वातावरण की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। J.S. रॉस, इन्होंने माना है वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट जिसबर्ट कहते हैं वातावरण वह वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए है, क्योंकि वातावरण हमें घेरे हुए है तथा सीधा उस पर अपना प्रभाव डालती है। नेक्स्ट वुडवर्थ के अनुसार वातावरण के अंतर्गत वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जिन्हें बालक को जन्म से प्रभावित किया है। तो वुडवर्थ ने उन सभी तत्वों को माना है जो बालक को जन्म से प्रभावित करते हैं, वो वातावरण है। और J.B. वॉटसन कहते हैं मुझे जो चाहे बालक दे दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उसको बना दूंगा। इन्होंने वातावरण को सबसे प्रमुख माना है। जिस प्रकार का वातावरण दिया जाएगा बालक उसी प्रकार बनेगा। वॉटसन ने वातावरण को सबसे बड़ा शिक्षक माना है और इनकी किताब का नाम है व्यवहारवाद, और सिद्धांत दिया इन्होंने व्यवहारवाद। अब हम देखते हैं वातावरण का प्रभाव कौन कौन से होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषात्मक, नैतिक और संपूर्ण व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव होता है। तो व्यक्ति के विकास पर आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का संयुक्त रूप से प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि मंद बुद्धि की अपेक्षा प्रतिभाशाली बालक का विकास तीव्र होता है और लड़कियों का विकास जल्दी होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में बात की गई है कि हमारी लंबाई को जो प्रभावित करती है उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि संवेगों को प्रभावित करती है। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि बालक की लंबाई को कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है, तो वो होगा पीयूष ग्रंथि, और जो संवेगों को प्रभावित करती है उसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। अगला पॉइंट दिया गया है जन्म के क्रम का प्रभाव। जैसे प्रथम की अपेक्षा मध्यम और अंतिम का अधिक विकास होता है। पोषाहार का प्रभाव, संतुलित भोजन विकास को प्रभावित करता है, या फिर बीमारी या दुर्घटना का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कारकों में रुचि, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा, इच्छा, इन सब का प्रभाव भी व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब बताई गई हैं विकास की अवस्थाएं। तो ये सारे नोट्स हैं, तो हमें इनको फैक्ट्स सिर्फ जानने हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आते हैं इसमें वही विषय लिए गए हैं। अब हम देखते हैं विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। सबसे पहले कोल के अनुसार जो विकास की अवस्थाएं दी गई है, उन्होंने बोला सबसे पहले जन्म से 2 साल तक शैशवावस्था होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 5 वर्ष तक माना। मध्य बाल्यावस्था को 6 से 12 जो बालक में है और 6 से 10 बालिका में। आप वीडियो पॉज करके इस फैक्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया है सामान्य वर्गीकरण, जिसमें शैशवावस्था को माना है जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था को 2 भाग में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। इसको 12 से 16 वर्ष और 16 से 19 वर्ष उत्तर किशोरावस्था, और प्रौढ़ावस्था होती है 19 वर्ष के बाद। नेक्स्ट गर्भकालीन अवस्था 270 से 280 दिन की मानी जाती है। ये 9 माह का समय है और विकास की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले बीजावस्था 2 सप्ताह की, भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से लेकर 9 माह तक की भ्रूणावस्था होती है। गर्भावस्था 2 महीने से लेकर जन्म तक गर्भावस्था। इसको शैशव अवस्था में अगर हम देखें तो 0 से 5 साल तक के महीने के बालक से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था मानी जाती है। नेक्स्ट शैशवावस्था की विशेषताएं बताई गई हैं। ये भावी जीवन की आधारशिला है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल पूछा जाए तो भी यही है। अतार्किक चिंतन की अवस्था यही है। सीखने का आदर्श काल भी यही है। वैलेंटाइन ने कहा है खिलौने की आयु शैशवावस्था है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। इसमें पूरे बाल्यावस्था जो है खिलौने की आयु इन्होंने मानी है। नेक्स्ट कुछ कथन बताए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। न्यूमैन ने कहा है 5 वर्ष की अवस्था बालक के शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। फ्राइड ने माना है बालक को जो कुछ भी बनाना होता है वह प्रथम 4 या 5 वर्ष में बन जाता है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि
किसके अनुसार बालक को जो कुछ बनना है वो 4 या 5 वर्ष में बन जाता है? तो ऐसा मानते हैं फ्राइड। और रूसो मानते हैं कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्न अवस्था में होते हैं। तो अर्ध स्वप्न अवस्था थॉर्नडाइक ने 3 से 6 वर्ष की मानी है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बालकों की शताब्दी कौन सी शताब्दी है? तो वो है 20वीं शताब्दी। ये क्रो एंड क्रो ने माना है। और गुड एंड एफ कहते हैं कि बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में हो जाता है। तो ये सभी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब देखते हैं बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं। ये शारीरिक विकास की तीव्रता, मानसिक विकास की तीव्रता, काल्पनिक जगत में निवास, दूसरों पर निर्भर होने की प्रवृत्ति, आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, आत्म गौरव की प्रवृत्ति, नैतिकता का अभाव, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सीखने की क्रिया में तीव्रता। तो ये सभी विशेषताएं हैं बाल्यावस्था की। तो अगर इन विशेषताओं को देख के अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन सी विशेषता बाल्यावस्था की है या कौन सी विशेषताओं के आधार पर ये कौन सा काल है, तो उसका नाम आप बता सकते हैं, यह है बाल्यावस्था। अलावा कुछ और भी विशेषताएं हैं जैसे संवेगों का विकास, मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, अनुकरण की प्रवृत्ति, एकांत में खेलना, स्वार्थी और आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति, जो जैसे कि अंगूठा चूसना, ये फ्राइड ने बताई है। तो ये सभी विशेषताएं भी इसी की है। नेक्स्ट है शैशवावस्था में शिक्षा किस प्रकार की जाए। मातृभाषा में शिक्षा, उचित वातावरण और उचित व्यवहार, वास्तविक वस्तुओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, जिज्ञासा की संतुष्टि, मूल प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा, अच्छी आदतों के निर्माण की शिक्षा, आत्मगौरव की प्रवृत्ति को दोहराना, चित्र और कहानियों के माध्यम से शिक्षा। तो ये सभी शैशवावस्था के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं बाल्यावस्था। इसे 6 से 12 वर्ष के बीच माना जाता है। इसमें 6 से 9 जो साल है, 6 से 9 साल का जो वर्ष है ये संचय काल, और 10 से 12 साल का समय परिपक्व काल कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो इस अवस्था से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसे निर्माणकारी अवस्था कहा है फ्राइड ने। जीवन का अनोखा काल कहा है कोल बुश ने। इसके बाद मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है रॉस ने। कई बार पूछा गया है मिथ्या परिपक्वता का काल किस अवस्था को और किसने कहा है, तो आंसर होगा रॉस। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है किलपैट्रिक ने। वैचारिक क्रिया की अवस्था 7 से 12 वर्ष की। समूह या टोली की आयु भी बाल्यावस्था है, इसे उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत रखेंगे। विद्यालय की आयु या शैक्षिक आयु बाल्यावस्था, और मूर्त रूप से तर्क करने की अवस्था है, मतलब कि कॉन्क्रीट जो बच्चा तर्क करता है वो है बाल्यावस्था। हमारे नोट्स का नेक्स्ट पॉइंट है बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि किस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आती है, तो आंसर होगा बाल्यावस्था। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, वास्तविक जगत में बच्चा प्रवेश करता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है, उसमें रचनात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसमें संग्रह की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। तो हमें याद रखना है कि बाल्यावस्था में बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती है और बच्चा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास करता है। तो मतलब पहले वो अंतर्मुखी होता है, पहले वो खुद के बारे में ही सोचता है जब वो शैशवावस्था में होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते बच्चा बहिर्मुखी होने लगता है, वो समाज में जुड़ने लगता है, अपने नए मित्र बनाने लगता है। अगला सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। निरुद्देश्य भ्रमण की स्थिति, तो बिना किसी उद्देश्य के कहीं भी भ्रमण करने की स्थिति उसमें होती है। अगर ये विशेषताएं देके पूछा जाए कि कौन सी अवस्था की विशेषताएं हैं, तो हम इसका आंसर लगाएंगे बाल्यावस्था। तो इसीलिए इन सभी विशेषताओं को हमें समझना ज़रूरी है। सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है। शैशवावस्था में बालक अकेले ही खेलता है, खुद के साथ ही खेलता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो सामूहिक खेलों में रुचि लेने लगता है क्योंकि इस समय वो स्कूल भी जाने लगता है। इस समय समलैंगिक मित्रता भी बढ़ने लगती है। वो अगर लड़का है तो वो लड़कों के साथ ही फ्रेंडशिप बनाएगा, और लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ ही खेलेंगी। काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है इस समय, और शैशवावस्था में उसका अंगूठा चूसना और कई तरीके की जो प्रवृत्ति हैं ये उसकी काम प्रवृत्ति को दर्शाती है, लेकिन वो उस प्रकार से नहीं दिखती हैं।
अगला है नेतृत्व के गुण की शुरुआत भी हो जाती है, वो लीडर बनने की भी कोशिश करता है और स्कूल में जैसा ऐसा होता है घर पे आके वो वैसा बताता है, तो पूरा एक्सप्लेन करता है कहानी के साथ, तो धीरे धीरे उसमें नेतृत्व के गुण भी आने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है और भविष्य की कोई भी चिंता नहीं होती है। तो ये है हमारी बाल्यावस्था का गुण। तो इसे पढ़ के अपनी बाल्यावस्था याद आ गई है, तो हमें इसी से रिलेट करके इन सभी विशेषताओं को याद रखना है। साथ ही स्ट्रेंग ने माना है कि बाल्यावस्था के 10 वर्ष तक शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो बालक ना खेलता हो, तो ये स्ट्रेंग की परिभाषा है। अब बात करते हैं ब्लेयर और जॉन्स और सिम्पसन ने क्या कहा है। वो मानते हैं कि बाल्यावस्था वह समय है जब बालक के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्शों का निर्माण बहुत कुछ सीमा तक हो जाता है। ये मानते हैं ब्लेयर, जॉन्स और सिम्पसन। इन्होंने माना है संवेगों का दमन होता है, भाषा ज्ञान पर बल दिया जाता है, रोचक और उपयोगी पाठ्यक्रम की व्यवस्था, जिज्ञासा की संतुष्टि, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, संग्रह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, पर्यटन, स्काउटिंग की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, क्रिया और खेल विधि में प्रयोग, ये सभी बाल्यावस्था के उन्होंने विशेषता बताई है। अब नेक्स्ट आती है किशोरावस्था, जो 12-13 वर्ष से लेके 18-19 वर्ष तक चलती है। इसको 2 भाग में बांटा गया है इसको समझने के लिए। 12 से 16 पूर्व किशोरावस्था कहलाती है और 17 से 19 वर्ष उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी है, ये भी ज़्यादा पूछी जाती हैं, कुछ विशेषताएं दे दी जाती है, उसके आधार पर उनको पूछा जाता है कौन सी अवस्था है। तो पहली इसकी विशेषता है सामाजिक स्वीकृति की अवस्था, उलझन और अटपटी अवस्था। अगली विशेषता है इसे बसंत ऋतु कहते हैं और जीवन का स्वर्णिम काल भी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे स्टेनले हॉल के सभी कथन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने माना है कि तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था है, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो स्टेनले हॉल आपको अच्छे से याद रख लेना है। इन्होंने ये भी माना है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है। किलपैट्रिक, इनकी भी परिभाषा पूछी जाती है। इन्होंने माना है जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था है। विट और हंट, इन्होंने माना है किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला एक ही शब्द है, वो है परिवर्तन, तो परिवर्तन शब्द पर ही जोर देते हैं विग और हंट। क्रो एंड क्रो, जो हस्बैंड वाइफ है, वो मानते हैं किशोर वर्तमान और भावी जीवन की आशा को प्रस्तुत और व्यक्त करता है। और जलशील्ड मानते हैं किशोरावस्था वो समय है जब विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है, मतलब बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाता है। हैडो केम्प्टी रिपोर्ट मानती है 11 या 12 वर्ष की अवस्था में बालक की नसों में ज्वार आता है यदि उसको सही दिशा दी जाए, अन्यथा विनाश की स्थिति उभरती है। इसमें नोट दिया गया एडोलसेंट शब्द की उत्पत्ति एडोलसियर यानी कि लैटिन भाषा से हुई है और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट है किशोरावस्था के सिद्धांत। तो 2 सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है स्टेनले हॉल की पुस्तक से और दूसरा है थॉर्नडाइक, किंग और हॉलवर्थ के द्वारा। तो पहला सिद्धांत है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये स्टेनले हॉल की पुस्तक से दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, 1904 में उनकी पुस्तक आई थी। और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत, ये देते हैं थॉर्नडाइक, किंग और हॉलीवर्थ। इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि अधिकतम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, घनिष्ठ मित्रता, संवेगात्मक विकास की प्रबलता, ये संवेगों की चरम सीमा भी है। समायोजन का इस समय अभाव होता है। वीर पूजा, मतलब कि किसी को अपना आइडल मान के उसको कॉपी करना। चिंताओं में वृद्धि होना, रुचियों में परिवर्तन और समाज सेवा की भावना, ये सभी किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है सामूहिक भक्ति, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। कॉलसैनिक मानते हैं किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, तो कॉलसैनिक की ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है। ईश्वर और धर्म में विश्वास, अपराध की प्रवृत्ति। वैलेंटाइन ने माना है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। आत्मचेतना का विकास, काम प्रवृत्ति की प्रबलता, नेतृत्व गुण का सर्वाधिक विकास, तो ये सभी कुछ विशेषताएं हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अब टॉपिक है किशोरावस्था में शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा के लिए खेलकूद, योग और व्यायाम हो। मानसिक विकास के लिए लर्निंग बाय डूइंग विधि और संवेगात्मक विकास के लिए उद्दातीकरण या शोधन विधि का प्रयोग करना। जीवन कौशल की शिक्षा, यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, किशोरों के महत्व को मान्यता, किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार, सामाजिक और नैतिक मूल्य की शिक्षा, तो ये सभी किशोरावस्था में शिक्षा संबंधी पॉइंट हैं।
इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे जाके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं विकास के पहलू। तो शैशवावस्था में बच्चे का जो भार होता है, लड़के में 7.15 पाउंड और लड़कियों में 7.13 पाउंड। लंबाई लड़के की 20.5 इंच और लड़की की 20.3 इंच। मस्तिष्क और सिर का जो वज़न है, पूरे शरीर का 25% होता है। इनका वज़न होता है, शरीर का वज़न 350 ग्राम। और जो हड्डियां हैं 270 होती है। एक नॉर्मल पर्सन में 206 हड्डी होती है, जबकि एक छोटे बच्चे में जो हड्डियां होती है 270 होती है, जो कोमल और लचीली होती है। दांत 6 महीने से उगने शुरू हो जाते हैं, पहले नीचे के आते हैं और 4 साल तक ये 20 हो जाते हैं। और जो मांसपेशियां हैं, ये शरीर के कुल भार का मतलब जन्म के समय ये 23% होती है। हृदय की धड़कन जन्म के समय 1/40 बार, मतलब 1 मिनट में 140 बार, और 6 वर्ष तक 100 बार हो जाती है। तो ये है शारीरिक विकास से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो भार होता है 80 से 95 पाउंड के बीच, और 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वज़न बढ़ता है। लंबाई होती है जो 6 से 12 वर्ष के समय 2 से 3 इंच बढ़ जाती है। मस्तिष्क का वज़न 260 ग्राम होता है और हड्डियाँ होती 350। दांत हमने अभी शैशवावस्था में पढ़ा था 270 हड्डी होती है, उसके बाद 350, और लास्ट में जो नॉर्मल पर्सन होता है उसमें 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। स्थायी दांत जो है 27 से 28 रहते हैं। मांसपेशियाँ कुल शरीर का 27% भाग होती हैं, और 1 मिनट में 85 बार हृदय की धड़कन होती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो लड़की का वज़न लड़की की अपेक्षा 25 पाउंड से ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में लंबाई की बात करें तो लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक और लड़कों की 18 से 21 वर्ष के बीच में बढ़ती है, लेकिन ये नॉर्मल केस में होता है। इसके अलावा किसी किसी की लंबाई 23-24 साल तक भी बढ़ती है। इनके शरीर का जो मस्तिष्क का वजन है ये 1350 ग्राम होता है। हड्डियाँ अब 206 हो जाती हैं, क्योंकि शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206 हो जाती है। 32 दांत आ जाते हैं, और मांसपेशियों का जो वज़न है ये कुल शरीर का 44% हो जाता है, और हृदय की जो धड़कन है वो 72 बार हो जाती है। अब प्रभावित करने वाले आप कारक देख रहे हैं, ये सभी ये बस एक बार जान लेना ज़रूरी है, इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके जो थोड़ा सा बचे हुए पार्ट है उसको कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।